ऐसी जगह पहुंच गया जहां से शायद आगे जाता तो पाकिस्तानी पहुंच। ढोडो नहीं दिख रहा है मुझे, रण ऑफ कच्छ दिख रहा है। बिना वजनदारी के तो भोपाली कुछ है ही नहीं। There is a blue ocean and there is a red ocean. स्पीति जा रहे थे 2019। काजा इज नोन एज द हनीमून डेस्टिनेशन फॉर राइडर्स। Favorite biking route भोपाल के आसपास का? अमरकंटक। Hello everyone, I'm Vipul Shukla, founder of Sagun Sehat and your host for the Inflow podcast. Here we talk about business, mindset and real India, from factory floors to the boardrooms. So welcome to the first podcast of Vipul in Flow. इसके लिए हम लोग एक महीने से चर्चा कर रहे थे सिद्धार्थ भैया के साथ में। लेट मी इंट्रोड्यूस सिद्धार्थ भैया। सिद्धार्थ भैया RCOP के डायरेक्टर हैं बाय द डे, और हमारी इनसे मुलाकात हुई है बाइकिंग के थ्रू। बट वी आर ऑल यूनाइटेड बाय जस्ट वन थिंग एंड दैट इज पैशन फॉर राइडिंग। ही इज वेरी मच एंथुसियास्ट अबाउट फिटनेस एंड ही रिसेंटली स्टार्टेड MMA ट्रेनिंग। पर्सनल लेवल पे मैं बात करूं तो सिद्धार्थ भैया के साथ में आपको बैठ के मजा आ जाएगा, क्योंकि यार ये बताते हैं आपको बहुत शानदार स्टोरीज। मीम वायरल होते हैं ना, तो आप आपस में शेयर करते होगे। हमारे पास में ये बंदा ये इनैक्ट कर देता है मीम। सिद्धार्थ भैया, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। अपन ऐसे ही कैजुअल रखने वाले हैं, जैसे अपन हैंडक्राफ्टेड पे बैठ के बातें करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार सिद्धार्थ भैया के बारे में मैंने जैसे बताया कि ये बहुत पुराना आदमी है भोपाल का। तो यहीं से शुरू करते हैं कि यार आप भोपाल की आप कोई पुरानी स्टोरी बताओ। 2000s में भोपाल कैसा हुआ करता था? उस टाइम पे क्या मजे करते थे आप लोग? अच्छा, बाइक कौन सी चलाते थे तब? 2000s में मैंने अपनी पहली मोटरसाइकिल ली थी, जो कि पल्सर 150 DTSI थी विद दैट मास्क। उस टाइम की काफी हैपनिंग बाइक हुआ करती थी, जिसके अंदर लिखा आता था डेफिनेटली मेल। अच्छा। उस टाइम का भोपाल यार आज के भोपाल से काफी अलग था। हम लोगों के पास बहुत ही लिमिटेड जॉइंट्स हुआ करते थे, जहाँ पे हम लोग जाके बैठ सकते थे, बातचीत कर सकते थे। अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि सब लोग स्टूडेंट्स थे उस टाइम पे। उस टाइम का सबसे फेमस नए भोपाल का जॉइंट था आमिर बेकरी हाट, ओके, जो कि बिट्टन मार्केट पे था। उस टाइम पे मूवीज आई थी, कुछ कुछ होता है और शाहरुख खान, फ्रेंडशिप बैंड्स और सारी की सारी चीजें। उस टाइम पे टीवी पे शोज आते थे फ्रेंडशिप डे के दिन। तो भोपाल के युवाओं को ABH पे एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड्स बांधते हुए दिखाया जाता था। सो उस टाइम पे यही सारी की सारी चीजें एंटरटेनिंग हुआ करती थी। एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास एज यूजुअल बड़ा तालाब, जो आज भी है और शायद सदियों तक रहेगा, वहां जाते थे। और उसके बाद यहाँ नए शहर में आना रहता था तो ABH पे आ जाते थे। वही छोटी छोटी मोटरसाइकिल्स रहती थी, CBZ, पल्सर 150, 180, करिश्मा, जो कि एकदम नई लॉन्च हुई थी। दोज वर क्रेजी टाइम्स। बहुत मजा आता था, लोगों को देखते थे, बड़े भैया लोगों को देखते थे। वो लोग अपनी अपनी मोटरसाइकिल पे स्टाइल मारते हुए आते थे। हम लोगों के पास काइनेटिक हुआ करती थी। हम उसी पे स्टाइल मारते थे, पीछे वाली सीट पे ऐसे बैठ के। हाँ भाई, हम तो एक क्रूजर बाइक चला रहे। हाँ। तो that is how we used to pass times in the early 2000s. तो वो केडी वाला जो एरिया है अभी कलियासोत डैम का, जो इतना डेवलप्ड है, उस टाइम पे भी लोग जाया करते थे वहां पे, या फिर वो बहुत ही बाहर हुआ करता था? तो उस टाइम पे नहीं, वो तो शहर के अंदर ही, बट उस टाइम पे इतनी चौड़ी रोड्स नहीं थी। एक नॉर्मल वो जो सीढ़ियां बनी हुई थी वो थी, और एक बहुत ही सिंगल लेन रोड थी, जो कि पूरे जंगल से कवर्ड थी। और एक मंदिर था जो कि आज भी वहां पे। तो हम लोग वहां पे स्कूल टाइम में जाया करते थे, तो वी कुड स्पॉट क्रोकोडाइल्स ऐसे सामने बैठे बैठे ही दिख जाते थे। तो हाँ, वो पूरा का पूरा मतलब माहौल एकदम ऐसे जंगल वाला ही था। ऐसा चौड़ा चौड़ा रोड्स, लाइट्स, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस होता था वहाँ। और उस टाइम पे सबसे हैपनिंग शॉप, गिफ्ट शॉप हुआ करती थी आर्चीज गैलरी। यस। तो वहां पे जा जाके हम लोग सारे के सारे लेटेस्ट गिफ्ट्स देखते थे, ग्रीटिंग कार्ड्स देखते थे, और बहुत महंगे महंगे ग्रीटिंग कार्ड्स देखते थे। अरे तो साहब, उस टाइम पे मतलब महंगे ग्रीटिंग कार्ड्स फिर भी अपने लिए एक तरीके से कहना चाहिए कि वो जो लड़की को आप इम्प्रेस करने के लिए एक वो रहता था कि भाई फलाना लड़का फलानी लड़की को प्रपोज करने जा रहा है, तो गिफ्ट आर्चीज से ही आता था। तो वो टेडी महंगा वाला ही टेडी आता था, और महंगा वाला ही इतना बड़ा ग्रीटिंग कार्ड आता था जिसको खोलो तो म्यूजिक बजता था कि वो लड़की घर लेके जाए तो पकड़ा जाए। सिद्धार्थ भैया, आपका दिन एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कॉलेज कैसा जाता है? क्या करते हो आप सुबह से शाम तक? मतलब यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती हैं? यार विपुल, यहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब मैंने बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दी है। पहले ये रहता था कि जब मैंने इनिशियली जब ज्वाइन किया था तब लगभग सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी ही थी। दैट वाज इन 2013। नाउ वी आर इन 2025। अब सो आई हैव अ पूरा स्ट्रक्चर
एक मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कर दिया है जिसमें सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड है। हमारे डायरेक्टर हैं, उनके अंडर में एचओडीज हैं, वाइस प्रिंसिपल्स हैं, और वो लोग अपना काम देखते हैं, बखूबी निभाते हैं उसको, और टाइम टाइम पे मेरे को उस चीज़ के बारे में अपडेट करते रहे। सो या अब यही काम बचा है। आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड लेसन फॉर आवर व्यूअर्स कि पहली चीज़ तो ये होगी कि भाई बिजनेस में अगर आपको पैसे से पैसा बनाना है, मतलब दो तरीके हो सकते हैं बिजनेस में। एक तो ये होता है कि आप मेहनत कर रहे होते हो और आप पैसा बनाते हो, तो दैट इज लाइक हैविंग जस्ट अनदर जॉब, कि आपने आज जितनी मेहनत करी उतना आपने पैसा बनाया। बट बिजनेस का एसेंस ही इस चीज़ में है कि आपके पास में सिस्टम्स हैं जो वर्क कर रहे हैं, आपके पास में टीम है जो उसको बखूबी निभा पा रही है, राइट। और इसी तरीके से आप जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है उसको आप एक्चुअली एग्जीक्यूट कर सकते हो और उसके बेनिफिट्स आप ले सकते हो। राइट। ओके, तो अच्छा, आपके लिए एक आइडियल स्टूडेंट कैसा होगा? खैर, क्या उम्मीदें क्या है आपकी बच्चों से? आइडियल स्टूडेंट एज पर द डेफिनेशन ऐसा होता है जो सही समय पे क्लास अटेंड करे, डाउट्स पूछे, प्रैक्टिकल्स अटेंड करे, अच्छे मार्क्स लाए, उसकी अटेंडेंस अच्छी हो, जिनकी पहचान रहती है यार, मतलब ही शुड बी एबल टू आस्क क्वेश्चंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो कितना डरा हुआ है, या वो ऐसा सोच रहा है कि अगर मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया तो कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ाया जाएगा। एक आइडियल स्टूडेंट को अपने अंदर से डर की भावना को समाप्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ आने समय हम रास्ते में भी यही बात कर रहे थे कि ये जो भी परसेप्शन होता है कि लोग आपको कैसे परसीव करेंगे, सिर्फ आप ही के दिमाग में यस, वरना बड़े से बड़ी हैपनिंग्स हो जाती हैं और अगले दिन बाकी लोग उसको भूल जाते हैं। आप उसको दिल से लगा के हमेशा रखते हो। राइट फ्रॉम स्टूडेंटहुड हम ये चीज को सोच सकते हैं कि यार भाई इतना मत सोचो, जो डाउट आ रहा है वो पूछ लो। बट टेल मी वन मोर थिंग, मतलब मुझे ऐसा लगता है जब मैं अपने एम्प्लॉयज को देखता हूँ कि व्हाट अबाउट देयर एक्यूमेन ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, कि मेरे पास में ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो एमबीए पूरा कर चुके हैं, जो अपनी बीबीए कर रहे हैं या बीए पूरा कर चुके हैं, एंड मैं इंटरव्यू में उनसे छोटा सा सवाल पूछ लेता हूँ कि यार आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, तो वो सब्जेक्ट को बोल देते हैं बीए है। प्लेन बीए है, प्लेन बीए है, मसाला बीए है। हाँ वो वाला चलता है उनका मसाला बीए है, प्लेन बीए। तो वो उतना ही बता पाते हैं। अपन एक छोटी सी चीज और डिस्कस करते हैं कि आप एक फार्मेसी कॉलेज को रन करते हो, तो एक स्टूडेंट की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं कॉलेज से, मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो जॉब वगैरह प्रोवाइड करेगा, क्या उनको इतनी क्लैरिटी रहती है जब वो फर्स्ट ईयर में आते हैं कि वो इस कॉलेज से निकल के लाइफ में जा कहाँ पर सकते हैं? उनको ये चीज पहले से पता होती है? सो लेट मी ब्रेक इट टू यू। सो फार्मेसी के बारे में ज्यादा लोगों को पता कोविड के टाइम पे पता। उसके पहले तक जो स्टूडेंट्स नर्सिंग नहीं कर पाते थे, ना पीएमटी मेडिकल नहीं निकाल पाते थे, वो लोग आके इसको एज अ, हम कहते हैं ना कि कॉन्सोलेशन प्राइस, उसकी तरह मानते थे। अब जो आपने बात कही कि जैसे अब आप क्या आपके यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं जो कि बीए हैं और एमबीए हैं, दे आर अनएबल टू एक्सप्रेस, कि वो एक्चुअल में जब भी आप उनसे पूछते हो कि भाई तुम क्या है तुम्हारा, और वो दे आर नॉट एबल टू डू इट, इट इज बिकॉज दे लैक एक्सपोजर, है ना। हमारे कॉलेज में क्या होता है ना कि जैसे ही बच्चा आता है तो हमने अपने एडमिशन सेल के अंदर और बाकी फैकल्टीज के कैबिन्स के अंदर एक पूरा का पूरा बोर्ड लगा के रखा हुआ है, जिसके अंदर सबसे पहले ये चीज है कि व्हेन यू जॉइन फार्मेसी व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स दैट यू कैन कवर एंड व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट। तो उसमें ये होता है कि भाई अब आप जब ऐसे आ गए तो केवल और केवल दवाइयों के नॉलेज से या आप केवल और केवल एमआर नहीं बन सकते। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जनरल ऑडियंस के बीच में कि आप फार्मेसी करते हो तो आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनोगे। सो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए ऐसी कुछ खास आपको फार्मेसी की नॉलेज होने की जरूरत नहीं। Whereas when we enroll students in our course, we let them know कि भाई तुम एक ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो, JRF बन सकते हो, आप एमफार्म कंप्लीट कर सकते हो एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से, जैसे नाइपर हुआ। सो नाइपर्स आर कंसीडर्ड एज द IITs ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ फार्मेसी। और आप मल्टीनेशनल कंपनीज में ड्रग डेवलपमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, इन सब चीज़ों में जाके अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें तो भोपाल में अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी होंगी क्योंकि ये नाहर है, आई थिंक दे आर ऑल्सो इनटू ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, तो बच्चे वहाँ पे भी ज्वाइन करते हैं क्या अपने यहाँ से? सी हमारे भोपाल में बहुत सारी ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जैसे
यहाँ की खुद की फार्मास्यूटिकल कंपनी एक हिंद फार्मा है जो श्री गोस्वामी जी रन करते हैं। वो एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास फार्मास्यूटिकल कंपनी है। वैसे ही लुपिन है और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि यहाँ पंडीदीप में स्थित। तो सिद्धार्थ भाई, आपने तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद में मार्केटिंग का मतलब शायद कोर्स किया था। हाँ, इंटरनेशनल बिजनेस से MBA। इंटरनेशनल बिजनेस से आपने MBA किया था। अरे मेरा भी सिलेक्टिव वो तो इलेक्टिव एक सब्जेक्ट था हमारा, VIT में हमको देते थे कि आप अपने मन से 12-13 क्रेडिट्स कर सकते हो। तो मैंने सबसे अतरंगी चूज किया था। मैंने सिविल की सर्वेइंग करी थी। मैं मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल की सर्वेइंग करी थी। डंपी लेवल ले लेके। अरे हमारे कॉलेज के बीच में ना सबवे है। तो बेसिकली हमारा जो कॉलेज था वो उसके बीच से रेलवे ट्रैक निकलता है। ओ भाई साहब, एक तरफ में सिर्फ बॉयज हॉस्टल है और एक तरफ में बाकी का कॉलेज और गर्ल्स हॉस्टल है। ओके। तो मतलब यहाँ तो सरहदें चल रही हैं बिल्कुल। उस टाइप का सिस्टम था। तो जब आप ऐसे भोपाल से बाहर निकले तो वापस आने का मन किया आपका कि यार भोपाल में आ जाऊं और मैं कुछ? नहीं यार, ऑनेस्टली मैं भोपाल से बाहर ही इसलिए गया था ताकि मैं वापस ना आऊं। और मन हर बार मन का नहीं होता, मेरे को वापस भोपाल आना पड़ा। बट हाँ, ये है कि जब मैं यहाँ से गया था तो पूरा एक्सपोजर जो मेरे को मिला उससे ना पूरा का पूरा मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया हर चीज को देखने का। क्योंकि क्या आप जैसे आप भोपाल में रहते हो, आप छोटा शहर है, बट आप जब जैसे किसी बड़े शहर में जाते हो, जैसे मैं बैंगलोर में गया तो सबसे पहले तो लैंग्वेज बैरियर आया, राइट, उसको कैसे ओवरकम करें। फिर कॉलेज में गया तो वहाँ तो सो इट वाज ऑल मिक्स बैच। वहाँ पे फॉरेनर्स थे, वहाँ पे आंध्रा के लोग थे, कर्नाटका के लोग थे, वहाँ महाराष्ट्र के लोग थे, राजस्थान के लोग थे। तो वो पूरा का पूरा एक ऐसा पूल बन गया था जहाँ पे बहुत सारी चीजें एक बहुत कम टाइम के अंदर आपको यू हैव टू फेस। वहां पे आपको ऐसा लगता है कि यार यहाँ सरवाइव कर लिया तो आप कहीं भी सरवाइव, की वजनदारी की हवा निकल जाती है। क्योंकि आपकी वजनदारी 24 घंटे के बाद ही आ पाएगी जितने भी आपके दोस्त। सही बात है ना। यहाँ तो क्या है कि 10 नंबर पे बैठे हैं, दोस्त सिटी में रह रहा है, उसको बोल दिया भाई मैटर हो गया, जल्दी आ जाओ, 15 मिनट के अंदर अंदर आपके पास 25-30 लड़के तैयार हो जाए। बिल्कुल। वहाँ वो बैंगलोर आने से पहले 20 बार सोचे भाई तुम देख लो अपना, समझ लो यार नहीं हो पाएगा। वहां देखो आप अपना खुद, और वहाँ बहुत हम्बल हो जाते हो आप। वहाँ पे जो टीचर्स रहते हैं वो आपको एकदम ऐसे देखते हैं, कहाँ से हो तुम? भोपाल से। भोपाल कौन सा गांव है ये? अरे मध्य प्रदेश का कैपिटल है। हाँ, मार्केटिंग के ऊपर अपन ने एक बार डिस्कस किया था जब आपने मुझे समझाया था कि देयर इज अ ब्लू ओशन एंड देयर इज अ रेड ओशन। आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लेन दिस टू आवर ऑडियंस कि चलो मेरा प्रोडक्ट है सगुन सेहत आटा बनाया हमने, जिसका आपने एक्सप्लेन किया कि भाई अभी तो आपने रेड ओशन प्रोडक्ट बना दिया है। तो पहले तो आप ये दोनों ओशंस को थोड़ा एक्सप्लेन करो, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव ऐसा है कि लोग बिजनेस स्टार्ट करने वाले होंगे या कर चुके होंगे, बट उनको भी पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर हैं और उनको कहाँ पर जाना है। तो इट वाज अ वेरी गुड थिंग दैट यू टोल्ड मी। सो शुरू करते हैं कि आप बताना पहले कि ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं, कंपनी का अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए कि फ्रॉम वेयर यू आर वेयर यू हैव टू गो, और दोनों चीज़ों के जो चैलेंजेस हैं अपने अपने वो क्या है एक बार। ठीक, तो लेट मी डिफाइन व्हाट इज अ रेड ओशन। जितने भी आज के डेट में सेक्टर्स हैं, चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो एजुकेशन हो, ये सारे के सारे रेड ओशियंस हैं। So what is a red ocean? A red ocean is a place where the competitors, they make the same product, right? They want to sell it at a cheaper price so that their product gets more sale, right? और सब कुछ क्योंकि स्टार्ट रेड ओशियन में ही होता है, और उसमें क्या होता है कि कट थ्रोट कंपटीशन बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस ऑलरेडी हैं इसके अंदर। तो फॉर एग्जांपल अगर हम आटे की बात करें तो आशीर्वाद आटा है, सिल्वर कॉइन आटा है, और भी बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि बनाते हैं। दे आर वेरी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स, राइट? अब और हम अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई अगर उस मार्केट में लोग हैं तो हम अपने आप को लॉन्च नहीं करेंगे। बिल्कुल। दो इट्स अ सुपर सैचुरेटेड मार्केट, आपको अपने आप को उस मार्केट में लाना पड़ेगा। अब आपने देखा कि यार यहाँ पे तो ना द रीजन व्हाई इट इज नोन एज रेड ओशियन इज बिकॉज ऑफ द कट थ्रोट कंपटीशन। लिटरल मीनिंग यही रहता है, राइट?
Yes. कट है तो ब्लड हो, इसलिए ब्लड है तो रेड ओशियन. रेड ओशियन. So you need a place in that sector जो कि untouched है, जिसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया है. तो that is a blue ocean. Okay. Right? The audience is the same, the product is same, your strategy changes everything. Right. Right? तो जैसे हम ब्लू ओशियन में आते हैं तो हम एक नई स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते हैं. हम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीजों को देखते हैं और उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट को रीब्रांड करके लॉन्च करते हैं. Okay. So that is what is a blue ocean means. आपका सब कुछ सेम रहेगा, बट आपने सोचने का तरीका बदल दिया, आपने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी, आपने अपना पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव बदल दिया. So that is known as the blue ocean. Blue ocean. Okay. Right. So for my product, when we were discussing this thing, तो हमने ये किया था कि सबसे पहले तो सिर्फ मार्केटिंग और स्ट्रैटेजी की जगह पे प्रोडक्ट को भी थोड़ा ऐसा करना चाहिए कि हम ब्लू ओशन की तरफ में ला सकें. तो हमने अपने आटे को फोर्टिफाई किया आयरन, B9 इन सब से, कि इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को 50% लोगों को अनीमिया है, कम है खून उनका. तो ये छोटी सी चीज़ है, एक फोर्टिफिकेशन करने से उनका ब्लड इंक्रीज हो सकता है. तो ये एक पहल हमने की जिससे हमने अपने प्रोडक्ट को रेड ओशन से ब्लू ओशन की तरफ में शिफ्ट कर लिया. Right. ये दो हमारे पास में पैरेलल्स हो गए कि एक तो प्रोडक्ट रेड ओशन हो गया और एक प्रोडक्ट ही ब्लू ओशन हो गया. तो इन दोनों के डिफरेंट गोल्स होते होंगे शायद. तो ये किस तरीके से उन कंपनीज को आगे बढ़ना चाहिए? सी विपुल, कोई सा भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करोगे वो उसका जन्म रेड ओशन में ही होता है, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो सारी की सारी ऑलरेडी है मार्केट. ओके. आप समझो मेरी. आप उस ओशियन में देखने के बाद कि भाई यहाँ तो बहुत ज्यादा कट थ्रोट कंपटीशन है, इससे मैं बाहर कैसे निकलूं, तो आप दो टाइप की स्ट्रैटेजीज निकालते हो. जो रेड ओशियन स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया कि भाई मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम कर दूं, इसमें 4 क्वालिटीज ऐड कर और मैं इसको मार्केट कर दूं. उसी टाइम पे आप सोचते हो कि ये सारा का सारा पैसा अगर मैं इन सब चीजों में लगाने की बजाय एक ऑल टुगेदर डिफरेंट मार्केट ही खड़ा कर दूं, तब वो आपका पूरा का पूरा ट्रांजिशन आता है आपके प्रोडक्ट का फ्रॉम रेड ओशन टू ब्लू ओशन. ओके. राइट. उसी के बाद आप पूरी की पूरी स्ट्रैटेजीज करते हो और उसी के बाद आप ये समझते हो कि नहीं, मुझे अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम नहीं करना है, क्योंकि जो मैं बेच रहा हूँ वो पूरे के पूरे लोग नहीं बेच सकते. राइट. है ना. मैं अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कैसे कर सकता हूँ, मैं उस मार्केट के अंदर ऐसे कौन से पॉकेट्स हैं जिनको कवर कर सकता हूँ जो कि प्लेन साइट में है बट कवर नहीं हो पाए. फॉर एग्जांपल आपने बताया कि मैं आटे के अंदर फोर्टिफाइड मिनरल्स, विटामिन, ये सब कुछ ऐड करके लोगों को दे रहा हूँ. करेक्ट. सो ये एक स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी आपने यूज करी. राइट. आपका प्रोडक्ट था रेड ओशन. अमेजिंग. तो मार्केटिंग के ऊपर में हमारे पास में एक इंसाइट हो गई कि किसी भी ब्रांड ओनर को या एक मैन्युफैक्चरर को अपने प्रोडक्ट को पहले देख लेना चाहिए और 90% ऑफ द चांस उसका प्रोडक्ट तो होगा रेड ओशन. यस. एंड देयर गोल शुड बी टू मूव टुवर्ड्स द ब्लू ओशन. राइट. बिकॉज इट्स द प्रिटीएस्ट वन. तो अपन अपने कॉमन इंटरेस्ट पे एक बार वापस से आ जाते हैं. हाँ. लेट अस टॉक अबाउट राइड्स एंड सिद्धार्थ भैया की स्टोरीज. ओके. जो कि हमने काफी स्टोरीज सुनी है आपसे और मैं चाहूंगा कि एक स्टोरी तो आप हमारी ऑडियंस के लिए भी सुनाओ, कोई राइड की जो एकदम यादगार हो और आप मतलब जस्ट लाइक स्टेज इज योर्स नाउ. ओके. सो मेरा एक पूरा का पूरा सर्कल है जिसमें तुम हो, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके कारण मैं एक्चुअल में राइडर बन पाया. सो एक बार हम लोग जब स्पीड करते हुए काजा में हमारा हॉल्ट था. तो काजा इज नोन एज द हनीमून डेस्टिनेशन फॉर राइडर्स. ओके. यू नो, अब वहां पे जाके सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रताल का उस टाइम पे जो टेरेन था और जो रोड थे, वो ट्रेल्स, वो बहुत ही ज्यादा टफ थे. बहुत मतलब पूरा ऑफ रोड था. छोटी धारा और दुनिया भर के सारे वाटर क्रॉसिंग्स, इतने वाटर क्रॉसिंग्स थे कि अच्छे खासे आदमी की हवा निकल जाए. हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था. अभी ना हर जगह मतलब ऐसे राइडर्स का ग्रुप मिल जाएगा आपको एंड दे विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू. वहां पे एक हमारे राइडर थे ना, तो वो भाई साहब जो थे उनको बड़ा डर लगा हुआ था कि यार कैसे जाएंगे, क्योंकि जब तक काजा आया तब तक उन्होंने अच्छी खासी रिवर क्रॉसिंग्स और वाटर क्रॉसिंग, नॉट रिवर क्रॉसिंग्स, वाटर क्रॉसिंग्स और ऑफ रोड कर लिया था और वो अपनी एक इंटरसेप्टर लेके आए थे. अब वहां पे सब बातचीत होना चालू. हम लोग बैठे अपना चिल कर रहे हैं और वो भाई साहब जाके
हर गली मोहल्ले में जिस भी राइडर से बात कर रहे हैं कि यार तुम चंद्रताल गए हो क्या? तो वो हर आदमी बताया कि भाई चंद्रताल गए, चंद्रताल गए, चंद्रताल गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक गुजरात का राइडर था, उसने 25-26 लाइट्स लगा के अपनी मोटरसाइकिल लेके आया था। वो मिला साहब, उससे उन्होंने बातचीत करना चालू करी तो उसने बोला कि साहब मैं तो 24 लाइटें लगा के गया था, 12 ही बची। चंद्रताल से वापस आते आते 12 लाइटें टूट गई, तो मतलब मेरी तो हवा निकल गई। अब सब रात होती है, हम सब लोग इकट्ठे होते हैं वापस डिनर पे, वहां पे बात करना चालू करते हैं। वो भाई साहब आते हैं, बोलते हैं अरे यार चंद्रताल तो बहुत टफ है। मतलब बहुत ही ज्यादा टफ है। अच्छा, सुबह सुबह प्रतीक जो है हमारे जो टूर कैप्टन थे, उन्होंने पहले ही बोल दिया था देखो भाई यहाँ आ गए हो, मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुम लोगों को चंद्रताल पहुंचा दूंगा, पर तुम ना फालतू की नेतागिरी मत करो। ये बात हुई थी सुबह के ब्रेकफास्ट पे, है ना। अब हो गई रात, डिनर टाइम आ गया, अगला आदमी पूरा काजा घूम के आ चुका है, हम वहीं बैठे खा पी रहे हैं, अपना आराम से जी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं काजा का व्यू। आदमी आके बोलता है साहब ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। सो प्रतीक गॉट अप एंड ही वाज लाइक कि तुमसे किसने कहा था दुनिया के बारे में कि तुम दुनिया भर के लोगों से पूछ के आओ? मैं जब तुमको बोल रहा हूं कि मैं तुम्हें क्रॉस करा दूंगा तो क्रॉस कर लो। अब उसके बाद राइडिंग चालू हुई, जितना उनको बताया गया था, मैं लिटरली बता रहा हूँ, उतना कुछ था ही नहीं यार। इतने आसानी से निकल गए हम लोग, क्योंकि सब लोग साथ में थे। तो वो बहुत अच्छा, मतलब एक हमारा इंसिडेंट रहा, वहां पे मेरी थोड़ी बहस हो गई एक राइडर से, तो वो गुस्से में आगे चले गए, तो जिसका खामियाजा मुझे ये भुगतना पड़ा कि साहब मेरे दोस्तों ने बोले कि अब तुम ही जाके लेके आओगे। अब मैं यार फटी में चलाए जा रहा हूँ और मैं हर जगह गिर जाता हूँ। है ना, लगभग अगर 10 रिवर वाटर क्रॉसिंग हुई तो 5 में मैं गिर गया। अब मैं इधर अकेला हूँ, फटी में मोटरसाइकिल चलाते चलाते मैं पहुंचा, राइडिंग शूज उतार के बकायदा सुखा रहा और मैगी खा रहा। और मैं वहां पे पहुंचा, मैंने कहा भैया आप तो मुझसे गुस्सा थे। नहीं नहीं मेरे को जल्दी आना था। अच्छा। लाइक यार इस आदमी के चक्कर में मैं 5 वाटर क्रॉसिंग में गिर के आया हूँ। ये साला बैठ के मैगी खा रहा है यहाँ। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है। भी एकदम रिसेंट की स्टोरी मैं आपको बताऊं, हम लोग बॉब एमसी का राइडर मेनिया होता है गुजरात में, मतलब अलग अलग जगहों पे होता है। तो इस साल था गुजरात में, ढोरडो करके जगह है रण ऑफ कच्छ के पास, ठीक है। तो हम लोग भोपाल से राइड करते हुए ढोरडो जा रहे थे। हम लोगों ने स्टॉप लिया, पहला हॉल्ट लिया हमने अहमदाबाद। एक सेकंड, आप कौन सी बाइक से गए थे वहां पे? यार मैं गया था अपनी स्ट्रीट से, ट्रायम्फ स्ट्रीट से, ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल। सो पल्सर 150 वाले लड़के की 765 सीसी की मोटरसाइकिल, मतलब ये तो ड्रीम कम ट्रू कह सकते हैं। हाँ। उस समय में तो लगता था होगा कि यार मतलब ट्रायम्फ जैसी बाइक चलाएंगे। हाँ। एंड नाउ यू आर एक्चुअली लिविंग इट। हाँ। और ये करते हुए आप भोपाल से बॉब एमसी के लिए जा रहे हैं। हाँ। ढोरडो के लिए। यस यस। Okay. तो वो तो यार एक बहुत ही, मतलब मेरे लिए ना बहुत ही अच्छी जर्नी है कि हर एक लड़के के अंदर मोटरसाइकिल्स के लिए क्रेज रहता है। और जब वो अपनी ड्रीम मोटरसाइकिल लेता है तो उस टाइम की खुशी तुम जान सकते हो, और अपने बाकी के जितने राइडर दोस्त हैं वो जान सकते हैं कि उस टाइम पे इमोशंस ऐसे, मतलब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ और आप देख सकते हो कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो या इट वाज अ वेरी गुड मोमेंट फॉर मी। मेरे बहुत अच्छे दोस्त गए थे मेरे साथ, और हम लोग राइड करते करते पहुंच गए। तो सो ढोरडो ऐसा है कि ढोरडो के पहले ढोलावीरा करके जगह आती है, ठीक है। वो थोड़ा, मतलब अभी आपने ढोलावीरा के बारे में पढ़ा होगा कि वो काफी सारी सिविलाइजेशंस के बारे में और दुनिया भर के बारे में अभी वहाँ पे निकला है। तो एक्सकवेशन साइट अच्छी बन गई है वहाँ पे, आर्कियोलॉजिस्ट बहुत सारे जा रहे हैं दुनिया भर की चीजें पता करने के। हमारे कुछ राइडर ढोलावीरा में रुके थे, ठीक है। हम निकल चुके हैं अहमदाबाद से ढोरडो के लिए। सब लोग निकल चुके हैं बहुत तेजी में, मस्त अपना राइड एंजॉय करते करते। मैं भी निकल चुका हूँ एंजॉय करते करते। इस जगह मैं पहुंचता हूँ, मुझे दिखता है ढोलावीरा। ओके। ढोरडो नहीं दिख रहा है मुझे, रण ऑफ कच्छ दिख रहा है। हाँ। मेरे जाना है ढोरडो की जगह पे। अरे भाई। और मैं वहां से राइड लेके पहुंच गया, ढोलावीरा भी पहुंच गया, ढोलावीरा क्रॉस भी कर गया। हाँ। एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां से शायद आगे जाता तो पाकिस्तानी पहुंच। मेरे साथ दूसरी प्रॉब्लम है, तो मैं स्पीड की बजाय मैं ना सीनरी में ज्यादा खो जाता हूँ। चलते 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 मैं पहुंचा,
बीच में एक ऐसा स्ट्रेच आया जब सब अलग अलग चल रहे थे। तो एक जगह ऐसे ही शाम हो रही थी, मैं वहां पे अपनी मोटरसाइकिल लेके रुका और वहां का एक लोकल आदमी अपनी मोटरसाइकिल पे जा रहा था। उसने मुझे रुके हुए देखा और सो व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दैट गाय वाज कि ही वाज अ कंप्लीट स्ट्रेंजर, राइट? वो मेरे पास आते हैं, हाथ मिलाते हैं, हाय कहाँ से आ रहे हो आप? मैं कहा यार ये मुझसे भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहा है यार। तो मैं कहा साहब मैं भोपाल से आ रहा हूँ। बोले कहाँ जा रहे हो? कहा मैं ढोलडो जा रहा हूँ। बोले थक गए होगे, खाना खाया? एक रैंडम आदमी मुझसे पूछता है। मैंने बोला नहीं मैं खाना खा के निकला हूँ। बोले अगर आराम करना हो तो तुम मेरे साथ मेरे गाँव चल सकते और तुम यहाँ बहुत आराम कर सकते हो, नहीं तो आगे के 15 गाँवों में भी जाओगे तो मेरा नाम ले देना कि ये मैं इनसे मिला था और मैं इनका गेस्ट हूँ। वाह। दो हम लोग जो ऐसे डरे सहमे से बताते हैं ना कि दुनिया बहुत खराब है, ये सब पर्सपेक्टिव है। अगर आप एक अच्छा माइंडसेट लेके बाहर चलोगे तो आपको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे। बहुत अच्छी बात कही। और इतने अच्छे लोग मिलेंगे कि जिनको आप जानते भी नहीं हो, वो आपको कह रहे हैं कि आप साहब हमारे घर में रुक जाओ, खाना खा लो, पानी पी लो, उसके बाद चले जाना। और अगर कहीं मोटरसाइकिल खराब हो जाए या आगे कोई दिक्कत आए आने वाले 15 गाँवों में, तो बस मेरा नाम ले देना, आपको लोग बाकायदा रुकवाएंगे, आराम करवाएंगे। एंड आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग फ्रॉम यू, नॉट अ सिंगल पेनी। पैसे की तो बात ही। यस, लाइक यार कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? हाँ, ये इसी देश में रहते हैं। ये जो जहाँ पे लोग ऐसे लड़ाइयों का नैरेटिव दिखाते रहते हैं, यहाँ इतना प्यार है। सो दैट वाज वन इंसिडेंट। उसके बाद मैं तो हम वहां से निकले, मैं बड़ा खुश होकर निकला। मैंने कहा अरे वाह यार बड़े अच्छे आदमी से मिला। अपने दोस्तों को आगे जाके बताऊंगा कि मैं बहुत ही अच्छे इंसान से मिला था। तब उसका नाम भी याद था मुझे। अब साहब मैं ढोलावीरा पहुंचता हूँ, ऐसा रास्ता है स्ट्रेट, ठीक है, राइट में ढोलावीरा है और स्ट्रेट में रन ऑफ कच्छ। उसमें ढोलडो कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है, ना रोड टू हेवन लिखा। मैं साहब ढोलडो जाने की बजाय मैं ले लेता हूँ राइट, क्योंकि मेरी आदत है घूमने की। या इसको ऐसे कर सकते हैं, मेरी आदत है एक्सप्लोर करने की। ओके, है ना, हर बार नेगेटिव चीज क्यों लूं? शुगर कोट कर, हाँ शुगर कोट कर देते हैं, थोड़ा सा लगना चाहिए कि अपन थोड़ा है एक्सप्लोरर टाइप। हाँ बिल्कुल। भाई अपन चले गए ढोलावीरा, चलते गए, रोड चौड़ी थी, कम होती गई, पगडंडी बन गई। पगडंडी बन गई यार विपुल। तो मैं ना एक जगह जाके रुक गया। रुक गया यार, रोड ही नहीं समझ में आया मुझे। सामने एकदम ऐसा पहाड़ सा आ गया था। एक मेरे लेफ्ट हैंड साइड में बस स्टॉप था। अच्छा, पुराना बस स्टॉप, कंक्रीट का बना हुआ। उस पर लड़का, आज के जमाने में जो बच्चे लैपटॉप, पाम टॉप, मोबाइल्स और दुनिया भर की चीजों में बिजी रहते हैं, उसके पास था एक नाड़ा, एक लट्टू, घिसा हुआ लट्टू, जिसकी तेज कील, वो लेके वहां पे गड्ढे करे जा रहा था। और मेरे पास सिर्फ एक ही आदमी था जिससे मैं पूछ सकता हूँ कि मैं कहाँ हूँ। सही बात। और कोई नहीं है दूर। लाइक कि he comes with his lattu and he was playing with his lattu, so he was very much involved in that only. He looks at me like अरे इधर आ भाई। So he comes to me like with his lattu and ऐसे उसको जेब में रखते हुए, हाँ जी बोलो। So in his Gujarati accent he says, मैंने बोला यार मेरे को ना ढोलडो जाना है। ये रास्ता ढोलडो जाता है? ये रास्ता तो पाकिस्तान जाता है। ढोलडो तो 27 किलोमीटर दूर रोड टू हेवन जाते जाते रोड टू हेल पहुंच गए हैं। मेरी हवा निकल गई। बोले पहुंच तो जाओगे मगर पाकिस्तान। मैं ढोलडो कैसे जाएंगे? मैं जहां से आया वहीं से वापस जाओ। राइट, इतना बता के वो वापस लट्टू खेलने लगे हो ना। बाढ़ में जाओ, कौन क्या मोटरसाइकिल क्या गियर कुछ नहीं, मतलब उसको वो उसका लट्टू बस वो छेद करे जा रहा है वहां बस स्टॉप के अंदर। मैं वहां से फिर वापस घूमते घामते आया तो लकीली एक सोलो राइडर मेरे को दिखा, क्योंकि धोलावीरा में काफी ज्यादा मतलब अब जगह डेवलप हो गई, तो वहां से वो निकलता हुआ दिखा। मैंने कहा ये आदमी तो पक्का जा रहा होगा ढोलडो नहीं जा रहा होगा तो रन ऑफ का तो जा ही रहा होगा, लग जाए इसके पीछे। बस मैं उसके पीछे 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 तनतनाते हुए पहुंचा। जैसे ही मैं वापस अपने रोड पे पहुंचता हूँ, वही जो अपन ने तिराहा बताया था, वहां पे मेरा दोस्त खड़ा था, सैवी भैया नागपाल्स वाले। हाँ वही सैवी नागपाल्स वाले। बहुत अच्छा, अभी एक दिल्ली की फ्रेंचाइजी ली है। अरे यार सबसे बढ़िया तो उसके कुलचे लगते हैं भाई।
वो वहां पे खड़े होके मेरा वेट कर रहा है। मैं पहुंचा वहां पे, मैंने कहा भाई तो कहाँ था तू? मैं भाई मैं गुम गया था। बोले भाई कैसा गुमता है तू, ये बता। ये सीधे रास्ते पे कैसे गुम सकता है तू? तो अपन ना लास्ट सेगमेंट पे आ जाते हैं। यहाँ पे Okay. अपन ने थोड़ा फन रखा है हाँ हाँ कि अब अपन करेंगे एक रैपिड फायर। ठीक है। बिना सोचे आपको बोलना है ये, ठीक Okay, है ना? और okay. जो भी टास्क मिलेगा वो भी बिना सोचे। आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते मुझे कि यार मैं क्या बोलूं। ठीक है ठीक है, दैट इज द थिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका फेवरेट बाइकिंग रूट भोपाल के आसपास का? अमरकंटक। अमरकंटक, ओके ठीक है। राइड करने के बाद में आपका पोस्ट राइड फेवरेट स्नैक? यार भुना मटन मिल जाए। भुना मटन। So that beer is all about non-veg. Yes. इट्स लाइक कौन खाता पनीर यार? मैं पनीर खाता हूँ मैं। आपको भी पसंद है क्या पनीर? हमें पनीर पसंद है, हमारे पास ऑप्शन पनीर पे आके खत्म हो जाता है। अच्छा ठीक है, तो आपका बेस्ट पोस्ट राइड स्नैक का स्पॉट? खासियत। खासियत, खासियत इज गुड। सिद्धांत भैया का खाना हाँ अमेजिंग। वो भी त्रिलंगा वाला क्लाउड बाय खासियत। क्लाउड बाय खासियत। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिम का एक रूल जो आप कभी नहीं तोड़ते? वार्म अप, दूसरा ऑलवेज रीस्टैक योर वेट्स। रीस्टैक योर वेट्स, हाँ, आपने जहां से उठाया वहां पे आप वापस रख दीजिए। इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस टू डू। एक लाइन जो स्टूडेंट्स हर साल बोलते हैं और आपको याद हो गई है? सर आई विल बी वेरी सीरियस इन द नेक्स्ट सेमेस्टर। सर कह रहे हैं ये तो हमसे नहीं हुआ। हमारी जिंदगी के सेमेस्टर्स निकल। सर इस बार अलाउ कर दो, इस बार अलाउ कर दो। तो अब ना एक आप मिमिक्री कर दो। ओके या तो स्टूडेंट की या तो पेरेंट की। ठीक है। जैसे कभी भी कोई स्टूडेंट ने कुछ किया है ना, और उसके ऊपर फाइन लगा या उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कुछ आपने एक्शन लिया, फर्स्ट थिंग द स्टूडेंट व्हाट दे विल डू इज कि पहले तो वो, आप मिलोगे नहीं ऑब्वियस सी बात है क्योंकि आपने तो उसको पनिशमेंट दे दिया है। सो द स्टूडेंट विल बी लाइक ना, हमेशा ऐसे खड़ा रहेगा। ये स्टूडेंट जो अभी ऐसे खड़ा है कि इससे ज्यादा गौ प्राणी तो कोई है नहीं, इसको आप बाहर देखना कभी, मतलब जब तक इसके ऊपर पनिशमेंट आया नहीं था, ही विल बी लाइक दिस। अरे होगा चेयरमैन, अपन को डर पड़ा है किसी का, अब उस पर आ गया पनिशमेंट। थर्ड बटन रूल पे आ गया वो खुद ही। गुड आफ्टरनून सर। सर वो आपसे 1 मिनट बात करनी थी। नहीं करनी सर, प्लीज कर लीजिए सर। तो चलो आओ भाई कैबिन में बैठ। अब वो कैबिन में पता है कैसे बैठेगा? ये चेयर यहाँ पे है, ये यहाँ बैठे हैं यहाँ। पहले तो बैठेंगे नहीं, बैठने को बोलो तो ऐसे। बोलो क्या बोलना है? अरे बोलो। सर मैं ये कह रहा था गलती हो गई सर। आगे देखो इनकी। सर मैं बहुत ही गरीब घर से आता हूँ, मेरे पापा किसान, ये नहीं बता पा रहा 100 एकड़ है। गरीब घर, किसान, उसके पास आईफोन है जेब है ना। सर अब नहीं होगा सर, प्लीज छोड़ दीजिए सर इस पर। अभी पाँव छूता हूँ सर, छोड़। गुड वन भैया, गुड वन। इससे ज्यादा फन एपिसोड मुझे लगता है। तो नेक्स्ट और लास्ट पूछूंगा। नेक्स्ट और हंसते मेरे। हाँ ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट अपन लेते हैं कि आपको भोपाली एक्सेंट में जो आप बेस्ट भोपाली एक्सेंट दे सकते हो, उसमें आपको कुछ बोलना है। खैर इतना कर रहा भोपाली एसेंट तो अपन को आता हैगा नहीं, मैं पहले बता दूंगा आपको। मतलब हो सकता है कि बहुत सारी गलतियां निकल आएंगी इसके अंदर, मगर माशाल्लाह यहाँ आपके साथ बैठ के जो मेरे को आनंद आ रही है, अरे साहब, मतलब
माँ कसम यार, बड़े तालाब के बाद जो कभी मतलब सुकून मिला है वो आज तलक नहीं मिला। आपके साथ बैठ के मेरे को पहली बार ऐसा लग रही है ऐसा कि मतलब अपन एक ढंग के आदमी के साथ बैठेंगे। बाकी तो सारे सब छिछोरे हैं, सच बता रही हूँ मैं आपको। गुड वन, वेरी गुड वन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। भैया अब इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आई थिंक इट वाज द मोस्ट मेमोरेबल एपिसोड दैट आई कुड हैव शॉट फॉर इनफ्लो पॉडकास्ट। और फ्लो में क्या मस्त बातें हुई हैं, आज मजा आ गया। बिल्कुल, थैंक्स टू यू यार। अरे थैंक्स टू यू फॉर अग्रीइंग टू डू दिस विद मी। नहीं, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर यार। मतलब तुम्हारे साथ बैठना इज अ प्लेजर। आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड दैट आई हैव बीन गिवन दिस काइंड ऑफ फ्रेंड्स। तो या राइट, एंड यही राइडर्स ग्रुप के अंदर आके मुझे भी यही समझ में आया कि आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि भोपाल में रह के ऐसी नेटवर्किंग हुई। वरना मैं कॉलेज से जब लौटा था तो 12th तक मैं भोपाल में था। फिर एक ड्रॉप लिया मैंने, 4 साल मेरा कॉलेज का हुआ। 5 साल के अंदर में सब दोस्ती यारियां टूट जाती हैं। और उसके बाद में मैं यहाँ पे आया और कोविड वगैरह का पूरा सीन चला, तो और 1.5 साल के आसपास का समय निकल गया और बहुत अकेलापन हो गया था। अपने शहर में अकेलापन फील करना एक अलग ही बहुत ही बड़े लेवल का पेन है वो। बहुत बड़े लेवल का पेन है, राइट। तो फिर उसके बाद में जब ये राइडिंग आई लाइफ में, तो एक नई लाइफ चालू हुई फिर वहां से। जैसे स्कूल के टाइम पे मैं इंट्रोवर्ट था, कॉलेज जाके थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हुए, क्योंकि मतलब वहां पे ऑप्शन नहीं था। हमारे बैच में 6,500 बच्चे थे, सिर्फ हमारे बैच में। लोग मेरे से कहते हैं यार तुम्हारे बैच में मैकेनिकल में वो लड़का पढ़ता था। मैं कहा गुड फॉर हिम, मैं नहीं जानता। 6,500 बच्चों में आप नहीं जानते, शहर बसा हुआ है, शहर बसा हुआ है। हम तो यही कहते थे कि यार ये चांसलर एक बार और चुनाव लड़ ले तो हम ही वोट देके जिता देंगे। तो from there to having people like you around me, it has been a tremendous journey, and I'm grateful to you for joining me on the first ever podcast of Inflow. Thank you so much. Thank you very much.